मैं 16 साल का था जब उन्हें हमारे लिविंग रूम के फर्श के नीचे 6 शव मिले। मैं व्यक्तिगत विवरण साझा करने वालों में से नहीं हूँ, ज्यादातर इसलिए क्योंकि मुझे अपना मुंह चलाने और बहुत अधिक कहने की प्रवृत्ति है, लेकिन मैं अक्सर उस रात के बारे में सोचता हूँ। आमतौर पर जब मैं बिस्तर पर रेंग रहा होता हूँ, उस समय में धुंधली जागरूकता और गहरे आराम के बीच। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं कभी भी सबसे अच्छा स्लीपर नहीं रहा हूँ। मैं रात में सबसे अधिक उत्पादक होता हूँ और परिणाम स्वरूप मैं छत की ओर घूरते हुए बहुत समय बिताता हूँ, ये सोचते हुए कि क्या वह रात होगी जब मैं किसी रिपोर्टर को सभी गड़बड़ विवरण बताऊंगा जो इसे बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ, मीडिया पहले ही मेरे परिवार के साथ मजा ले चुका है और जब मैं 17 साल का हो गया तब उनकी जोरदार रिपोर्टिंग ने सही या गलत इतिहास की किताबों में मेरा अच्छा नाम दर्ज करा दिया। अगर मैं सीधे रिकॉर्ड सेट करूं तो यह कुछ इस तरह होगा। मैं उस ध्वनि को नहीं भूल सकता। यह उस रात की सबसे भयावह चीजों में से एक है जिसे मैं पूरी तरह से हिला नहीं सकता और इसने जीवन भर मेरा पीछा किया है। थड़ 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 थड़। यह हमारे सामने वाले दरवाजे पर एक हाथ था जो लगातार तेज हो रहा था। इसने मेरे सिर के ऊपर से लेकर पैर की उंगलियों तक सदमे की लहरें भेजी। मैं ठंडे पसीने से तरबतर हो गया, यह महसूस करते हुए कि मेरी खिड़की के बाहर नीली और लाल बत्तियों का घूमना दरवाजे पर थपथपाहट के साथ मिलकर एक बात का मतलब था। पुलिस। मेरी माँ, जो हर चीज के दौरान सोने के लिए कुख्यात थी, दौड़कर दालान में चली गई और अपने दरवाजे की दरार से मैं उसे सीढ़ियों के शीर्ष पर हाथ छाती तक खड़े हुए देख सकता था। उसने अपना पसंदीदा रेशमी गुलाबी नाइट गाउन पहना हुआ था जो उसके चलते समय फर्श पर दिख रहा था। जब वह इसे पहनती थी तो हमेशा ऐसी दिखती थी जैसे वह तैर रही हो, लेकिन उस पल में वह गुस्से में उसके पीछे घसीटता हुआ चला गया। धक 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 धक। मेरी घबराहट ने मेरी जिज्ञासाओं को दूर नहीं रखा। मैं अपने बिस्तर से नीचे कूदा और दरवाजे की ओर बढ़ा। मैंने बाहर झांक कर देखा। आगे क्या होगा इसका इंतजार कर रहा था। मेरी माँ की आवाज सबसे पहले उस तनावपूर्ण सन्नाटे को तोड़ती थी। उसने कहा, यह क्या है? तुम क्या चाहते हो? फिर वाक्यों की एक श्रृंखला आई जो एक साथ पिघल गई। मेरे पिता के बारे में बात, वह कहाँ थे? मेरी माँ का सवाल कि क्या उनका कोई एक्सीडेंट हो गया। फिर एक दृढ़ आवाज में पूछा गया कि घर पर कौन है। मेरी माँ की परेशानी एक और सब तक बढ़ गई। उसने मांग की कि वे अपने कमांडिंग ऑफिसर को बुलाएं ताकि वह सीधे उससे बात कर सके। मैंने उसे पहले कभी इतना गुस्से में नहीं देखा था। मैंने बैनिस्टर के ऊपर से झांका और पाया कि प्रवेश द्वार पर मेरी माँ के दोनों ओर 2 अधिकारी खड़े थे। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, मेरी माँ चिल्लाई। एक अधिकारी ने उससे कुछ बुदबुदाया। फिर उसने मुझे और मेरे छोटे भाई रोब को बुलाया। मैं उन सीढ़ियों से नीचे नहीं उतरना चाहता था। जब पुलिस शामिल होती है तो हमेशा बुरा अंत होता है और मैं अपने बुरे अंत के लिए तैयार नहीं था। ये ठीक है, उन्होंने कहा। अपनी हथेली हमारी ओर उठाई और लैंडिंग के लिए नीचे आने का इशारा किया। अपने भाई को अपनी बाह के नीचे रखते हुए मैंने पहला कदम नीचे उठाया और सीधे नरक में कदम रखा। जब मेरे पिता घर आए तो उन्होंने घात लगाकर हमला किया। जैसे ही वे दरवाजे से आए, उन्होंने उनसे निपट लिया। बेचारे आदमी को बाहर खड़ी 2 पुलिस कारों पर भी ध्यान नहीं गया क्योंकि उसने पिछले कुछ घंटे जिन और टॉनिक को पीटने में बिताए थे। जब रॉबी लिविंग रूम में टीवी देख रहा था, मैं कोने में चुपचाप चला गया, दालान से नीचे चला गया और खुद को रसोई के दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया। किसी कारण से पुलिस ने सोचा कि उससे पूछताछ करने के लिए सबसे अच्छी जगह वह थी जहां हमने खाना खाया था। एक अधिकारी ने कहा, मुझे बताओ कि शव कहाँ है जिमी? मुझे नहीं पता, मेरे पिता ने उत्तर दिया, लेकिन उसकी आवाज ने उसे धोखा दे दिया। वह अपनी कांपती आवाज को छिपा नहीं सका। फिर असंगत शब्दों की बड़बड़ाहट और अधिक स्पष्ट रूप से, क्या आपके पास यहाँ रहने का वारंट भी है? मेरी माँ। पिछले कुछ वर्षों में उसने बहुत सारे लॉ एंड मर्डर एपिसोड देखे थे। यह एक उचित खोज है, संभावित कारण है, दूसरे अधिकारी ने कहा। उसकी आवाज बहुत गहरी थी। जब आप हमारे समुदाय के लिए आसन्न खतरा उत्पन्न करते हैं तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। आप मुझे जानते हैं, आप मेरे परिवार को जानते हैं, मेरे पिता ने कहा। उनकी आवाज परिवार शब्द पर लड़खड़ा रही थी। भगवान के लिए, मेरी माँ चिल्लाई, एक और शब्द मत कहो जेम्स, हमें यहाँ अपने वकील की जरूरत है। जिमी, हम सब जानते हैं कि आप किस तरह का काम करते हैं और परिस्थितियों को देखते हुए मैं दूसरी तरफ नहीं देख सकता क्योंकि हम दोस्त हैं। मेरे पिता एक वैज्ञानिक थे। यही बात मैंने उन लोगों से कही थी जो उद्योग के शब्द जाल में अपना सिर नहीं लपेट सकते थे, लेकिन जो लोग वास्तव में उन्हें और विश्वविद्यालय में उनके काम को जानते थे, उनके लिए वह फोरेंसिक और मानव विज्ञान के विशेषज्ञ थे।
यदि हम सटीक रहें तो आपराधिक फोरेंसिक। उन्होंने अपने दिन लोगों को रासायनिक यौगिकों, सफाई और शवों का मूल्यांकन और सबूतों को संरक्षित करने की उचित तकनीकों के बारे में सिखाने में बिताए। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति और असाधारण शिक्षक थे। मुझे पता होता मैं उसका बच्चा हूँ और उसने मुझे सब कुछ सिखाया, लेकिन अगर कोई जानता था कि शरीर से कैसे छुटकारा पाया जाए तो वह वही था। पिछले 12 महीनों में 7 विश्वविद्यालय छात्र लापता हो गए थे, जिनमें से 4 को सीधे उनके स्नातक फोरेंसिक सेमिनार में नामांकित किया गया था। वही चेहरे जो रात की खबरों में चमकते थे हमारे घर में भी थे। उन्होंने हमारे सामने के बरामदे पर समय बिताया। स्थानीय अपराध दृश्यों पर चर्चा करते समय उन्होंने बियर या वाइन वापस फेंक दी। उन्होंने हमारी खाने की मेज पर खाना खाया। हमारे पिछवाड़े में 2 विलो पेड़ों के बीच लटके झूले में पढ़ाई की। यहाँ तक कि उन्हें खुशी के समय छात्रों के साथ मस्ती करते हुए भी देखा गया। यदि यह पहले से ही स्पष्ट नहीं होता, मेरे पिता अपने छात्रों से प्यार करते थे। वास्तव में उनका आदर किया, इस हद तक कि वह उनके साथ अपने बच्चों की तरह व्यवहार करता था, भले ही वे नहीं थे। क्या तुमने सच में सोचा था कि लोग ध्यान नहीं देंगे, जिमी? एक अधिकारी ने पूछा। मैंने सोचा, सभी ने ध्यान दिया। आप कैसे नहीं कर सकते? हमें बताओ, उन्होंने विनती की। उन्होंने कहा, ये समय है, वे कहाँ हैं? हमें उन्हें घर लाना होगा। तुम्हें अब इस रहस्य को छुपाने की जरूरत नहीं है, जिमी। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि भले ही उस रात को 20 साल हो गए हों, लेकिन उस पल में उनकी निश्चितता अभी भी मेरे खून को खौला देती है। उन्हें अपने आरोप पर इतना भरोसा था और सबूत के तौर पर दिखाने के लिए बहुत कम था, क्योंकि ईमानदारी से कहें तो जब किसी को हत्या के लिए बाध्य करने की बात आती है तो एक छात्र के साथ करीबी रिश्ता एक बहुत ही ढीला धागा होता है। दुर्भाग्य से मेरे पिता रहस्य छुपाने की अपनी सीमा पर थे। वे लिविंग रूम के फर्श के नीचे हैं, उन्होंने कहा। उसी क्षण मैं आगे की ओर गिर गया और रसोई के फर्श पर गिर गया। मैं भूल गया था कि वह दरवाजा कितना कमजोर था और मैं अपनी जिज्ञासा के लिए बहुत अधिक भुगतान करूंगा, क्योंकि जब मैं काले और सफेद टाइल्स को घूर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि मैं अदृश्य था। मैं उसकी नजर का वजन मुझ पर महसूस कर सकता था, और जब मैंने ऊपर देखा तो हमारी आंखें बंद हो गईं। मैं सांस नहीं ले पा रहा था, अपने फेफड़ों को फैलने के लिए मजबूर नहीं कर पा रहा था। ये वह क्षण था जिसका अंत मुझे पता था कि वह आ रहा था। उसकी आंखों ने मुझे वही बताया जो मुझे जानना आवश्यक था। उस रात के ब्यौरे को मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। इतनी सारी कहानियां, इतनी कम सटीकता, यह विडंबना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि समाचार स्वयं को सत्य के उच्चतम स्तर पर रखता है। लेकिन मेरा मानना है कि मुझे उन्हें कुछ अनुग्रह देना चाहिए। वे केवल इंसान हैं और इंसान ही चीजें गलत करते हैं। लेकिन मैं पीछे हटा। मेरे पिता ने कभी दूसरा शब्द नहीं बोला, थाने में नहीं, मुकदमे में नहीं, और निश्चित रूप से मेरे लिए नहीं। मेरे पिता के साथ मेरे आखिरी पल निगरानी में बीते, जबकि पुलिस ने मेरे बचपन के घर को अलग कर दिया, जबकि उन्होंने हमारी नींव की गहराई से 6 शवों को बाहर निकाला। तुम्हें पता है क्या मजाकिया है? उसकी आंखों में अपराध बोध सदमे में बदल गया और इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या उसने भविष्यवाणी नहीं की थी कि यह इस तरह से होगा? क्या ये वह अंत नहीं है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी? मेरी माँ का उनका साथ छोड़ना, हमारा घर टूट जाना, उनकी बेटी की उपस्थिति, यह सब खत्म हो जाना। क्या उसे इस बात की चिंता थी कि अगर वह दोषी पाया गया तो मैं कैसी महिला बन जाऊंगी? मेरे पास बहुत सारे प्रश्न थे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, लेकिन मुझे उस रात ये पूछने का मौका नहीं मिला। जूरी को उसे दोषी ठहराने में ज्यादा समय नहीं लगा, केवल 3 सप्ताह। हमारे तहखाने में छिपी उंगलियों के निशान, कपड़ों के रेशे और ड्राइवर के लाइसेंस उसे जीवन भर के लिए जेल में डालने के लिए पर्याप्त थे। बुद्धि लेकिन एक नई पहचान सच्चाई को नहीं मिटाती। यह जीव विज्ञान को खत्म नहीं कर सकता या उस लड़की को मिटा नहीं सकता जो थी, है। इस तरह के मामलों में इतिहास से बचा नहीं जा सकता, और मेरे इतिहास ने मुझे बुलाया बार बार। यहाँ तक कि जब मेरी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हो गए और मैंने एक चिकित्सक के सहायक के रूप में नई नौकरी शुरू कर दी, तब भी मैं अपने दूसरे जीवन के बारे में सोचता रहा। मेरे बनने से पहले जेनिफर नाम की महिला थी। 20 वर्षों के बाद मुझे लगा कि वह छोटा सा प्रश्न मुझे परेशान कर रहा है। एक उड़ान और 35 मिनट बाद उबर मैं उस जेल के ठीक बाहर खड़ा था जहां उस आदमी को रखा गया था जिसे मैं कभी पिता कहता था। उन सभी वर्षों में एक भी शब्द का आदान प्रदान किए बिना मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वह मुझसे मिलने के लिए सहमत भी होगा। लेकिन फिर मुझे याद आया कि वह कैसा आदमी था, वह मुझसे कितना प्यार करता था और एक पिता होने का कितना सम्मान करता था।
मैंने स्वयं आगे बढ़ने की इच्छा की और दरवाजा खोल दिया। मैंने विजिटर डेस्क पर साइन इन किया और प्रतीक्षा की। गार्ड के बाहर आने और कहने का इंतजार किया कि वह मुझे देखेगा। कई घंटे बिना कुछ कहे बीत गए, जिससे मेरा आत्मविश्वास डगमगा गया। लेकिन जैसे ही मैं खड़ा होकर बाहर निकलने वाला था, दरवाजा खुला और मुझे अंदर ले जाया गया। कमरा छोटा था, हवा के खराब संचार के कारण गर्म। इसमें ब्लीच और विंडेक्स के छींटों के साथ पसीने और धातु की गंध आ रही थी। मुझे यकीन है कि मेरे पिता असंगत रसायनों के भंवर से नफरत करते थे। मैं निश्चित रूप से इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, लेकिन मैंने अपना अभिमान त्याग दिया और उपलब्ध एकमात्र धातु की कुर्सी पर बैठ गया। कुछ क्षण बाद प्लेक्सी ग्लास की दीवार के दूसरी ओर वह चुपचाप अंदर घुस गया। टकटकी फर्श पर टिकी हुई थी, लेकिन मैं उसके